विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे प्रत्याशा मान क्या होते हैं और उसके आधार पर एनफ्रेस थ्योरम को कैसे परिभाषित करते हैं। तो किसी भी स्वतंत्र निकाय समूह पर जब किसी राशि के बहुत सारे प्रेक्षण लिए जाते हैं तो जो हमें मान मिलने की संभावना होती है वो उसका मान प्रत्याशा मान कहलाता है। और चिर संकट सांख्यिकी में जब मैं बात करती हूँ तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में जो हम एवरेज की बात करते हैं, जो हम औसत की बात करते हैं, वही क्वांटम सांख्यिकी में हम किसकी बात करते हैं? प्रत्याशा मानों की बात करते हैं। क्योंकि क्वांटम यांत्रिकी में हम यह नहीं कहते कि हमारे पास यही मान मुझे प्राप्त होगा निश्चितता से, ऐसी बात हम नहीं करते हैं क्योंकि हम अनिश्चितता सिद्धांत की बात करते हैं। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी भी राशि के बहुत सारे परीक्षण लिए जा रहे हैं तो किसी मान मिलने की संभावना क्या है, तो उस औसत मान को ही हम किस में दर्शाते हैं? क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्याशा मानों से दर्शाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्याशा मान किसी निकाय पर किए गए एकल परीक्षण से प्राप्त संभावित मान हो सकता है। अब हम ये जानते हैं कि जो कण के स्पेस में जो पाए जाने की संभावना है वो किससे दी जाती है? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई थीटा से, जहाँ साई क्या है? कण के संगत जो तरंग संघ है उसको निरूपित करने वाला फलन है, जिसे हम तरंग फलन कहते हैं। और इसलिए किसी भी प्रेक्षण राशि का जो प्रत्याशा मान है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ मैं राशि अगर f ले रही हूँ तो प्रत्याशा मान कैसे लिखा जाएगा? इंटीग्रेशन साई स्टार FOP साई डीटा डिवाइडेड बाय साई स्टार साई डीटा, जहाँ FOP क्या है? उस राशि के संगत क्या है? ऑपरेटर है, उसके संगत संकारक है। अब तरंग फलन अगर प्रसारण नॉर्मलाइज होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि कण स्पेस में कहीं ना कहीं पाया ही जाएगा, इसलिए इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीटा का मान क्या होना चाहिए? 1, क्योंकि कण के पाए जाने की संभावना क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसलिए साई स्टार साई डीटा का मान क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से कण के पाए जाने की संभावना क्या हो जाती है? मैक्सिमम 1, और नहीं पाए जाने की संभावना हम 1 में से घटाकर निकालते हैं। तो हम यहाँ कण के पाए जाने की संभावना की बात कर रहे हैं, तो इसलिए अगर कण नॉर्मलाइज है कंडीशन की हम बात कर रहे हैं तो कण कहीं ना कहीं उपस्थित होगा स्पेस में, इसलिए साई स्टार साई डीटा का मान क्या होगा? 1 होगा। तो अगर नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है तो किसी भी प्रेक्षणीय राशि का जो प्रत्याशा मान है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन साई स्टार FOP साई डीटा। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि संवेग का प्रत्याशा मान अगर मैं लिखूंगी तो यहाँ FOP में संवेग के संगत जो ऑपरेटर है उससे रिप्लेस कर दूंगी, तो किसी कण के लिए जो संवेग का प्रत्याशा मान हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? कण के संगत तरंग फलन का संयुग्मी, तरंग के संगत तरंग का जो भी हम प्रेक्षणीय राशि निकालना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ संवेग, तो संवेग के संगत ऑपरेटर, फिर वापस तरंग फलन, उस कण का तरंग फलन और डीटा, यानी संवेग का प्रत्याशा मान हो गया साई स्टार माइनस आइटा क्रॉस डेल साई dx। और ऊर्जा का प्रत्याशा मान हम निकालना चाहते हैं कण के लिए, तो वापस पुनः कण के लिए तरंग फलन है साई, तो तरंग फलन कण का साई स्टार, ऊर्जा के संगत ऑपरेटर माइनस आइटा क्रॉस डेल डेल टी और साई डीटा। तो ऊर्जा का प्रत्याशा मान क्या हो जाएगा कि साई स्टार आइटा एच क्रॉस डेल टी ऑफ साई डीटा। अब एनफ्रेस थ्योरम की हम बात करते हैं, तो एनफ्रेस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम किसी गतिशील कण की गति को व्यक्त करना चाहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तब अगर कण की गति को व्यक्त करने वाली जो भी गतिक राशियां हैं, अगर हम उनको प्रत्याशा मानों से रिप्लेस कर दें तो क्वांटम यांत्रिकी से भी वही परिणाम प्राप्त होंगे जो हमें क्लासिकल से मिलते हैं। तो जैसे कि मान लो मुझे क्लासिकल से एक रिजल्ट मैं अच्छे से जानती हूँ कि क्लासिकली हमारे पास जो स्थिति में परिवर्तन की दर है वो वेग होती है, और वेग को मैं किसके बराबर लिख सकती हूँ? P/m में। तो एनफ्रेस थ्योरम क्या कहती है कि अगर इसमें जो भी गतिक राशियों को व्यक्त करने वाली ये जो गतिक राशियां x है, v है, p है, m है, अगर इनकी जगह मैं प्रत्याशा मान लिख दूं तो क्वांटम यांत्रिकी में भी मुझे यही परिणाम प्राप्त होगा। और अगर मैं स्थिति को r से दिखा रही हूँ तो आपके पास इसका मतलब हो जाएगा स्थिति का प्रत्याशा मान का डिफरेंशियल इज इक्वल टू संवेग का प्रत्याशा मान डिवाइडेड बाय m। तो यानी x को हमने रिप्लेस कर दिया उसके स्थिति के प्रत्याशा मान से, p को रिप्लेस कर दिया p के प्रत्याशा मान से। तो क्लासिकली जो ये इक्वेशन है वही किस में वैलिड हो जाएगी? क्वांटम यांत्रिकी में वैलिड हो जाएगी। इसी तरह मुझे अच्छे से मालूम है कि क्लासिकली मैं लिखती हूँ कि dp dt इज इक्वल टू f, जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो लगाए गए बल के बराबर होती है। और बल को हम क्या लिखते हैं? अगर वो संरक्षी बल होता है तो f इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ v हो जाता है, जहाँ v क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, स्थिति ऊर्जा है। तो इसी तरह यहाँ भी मैं अगर मोमेंटम को उसके प्रत्याशा मान से रिप्लेस कर दूं
एफ को भी प्रत्याशा मान से रिप्लेस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, क्वांटम यांत्रिकी के संगत इक्वेशन मिल जाएगी, यानी dp dt इज इक्वल टू, जहाँ p क्या है, संवेग का प्रत्याशा मान, इज इक्वल टू बल का प्रत्याशा मान। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास जो हमारे पास अगर मैंने एक्सपेक्टेशन वैल्यू से राशियों को रिप्लेस किया है तब भी मुझे वही मान प्राप्त होते हैं जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में मुझे नियम मेरे पास हैं। तो इसका मतलब क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली दोनों जो नियम हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के तुल्य हो जाते हैं। तो पहली व्युत्पत्ति मुझे क्या करनी है एनफ्रेस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कि अगर एक विमीय गति की मैं बात करूं तो x का प्रत्याशा मान लेते हुए तो dx dt का मान किसके बराबर हो जाएगा, संवेग का प्रत्याशा मान डिवाइडेड बाय m। और दूसरे समीकरण से मैं देखूं तो आपके पास संवेग का प्रत्याशा मान का जो समय के साथ परिवर्तन है वो किसके बराबर हो जाएगा, बल के प्रत्याशा मान के बराबर, या फिर मैं ये कह सकती हूँ माइनस ग्रेडियंट v के प्रत्याशा मान के बराबर हो जाएगा। तो पहले हम फर्स्ट समीकरण को निकालेंगे, फिर हम दूसरे समीकरण को निकालेंगे। तो मेरी एनफ्रेस थ्योरम प्रूव हो जाएगी कि अगर मैं गतिक राशियों में औसत मानों की जगह प्रत्याशा मानों का यूज करूंगी तो क्वांटम यांत्रिकी भी मुझे वही परिणाम देगी जो कि क्लासिकल यांत्रिकी में मुझे मिलते हैं। तो जो स्थिति का प्रत्याशा मान है वो किसके द्वारा लिखा जाएगा, साई स्टार एक्स साई डीटा के द्वारा, जहाँ साई क्या है, किसी भी कण के संगत तरंग संघ को निरूपित करने वाला तरंग फलन है। अब साई एक्स टी को मैं सिंप्लिसिटी के लिए साई से रिप्लेस कर रही हूँ। तो एक्स का जो प्रत्याशा मान है वो हो जाएगा, फुल स्पेस के लिए हम काम कर रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स साई डी एक्स के बराबर। अब मैं इसका ये समीकरण मुझे निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए मैं इसका डिफरेंशियल कर देती हूँ समय के साथ। तो समय के साथ डिफरेंशियल करती हूँ तो एक बार होगा साई स्टार का समय के साथ डिफरेंशियल और दूसरी बार होगा साई के साथ। तो इसलिए हो जाएगा एक्स साई स्टार डी साई डीटा प्लस साई स्टार डी साई डीटा। अब मुझे यहाँ मान चाहिए आपके पास डी स्टार डी टी का मान चाहिए और आपके पास मुझे मान चाहिए डी साई डी टी का मान चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो समीकरण मेरे पास है इस समीकरण में हम क्या करते हैं, डी साई डी टी का मान रखते हैं किससे, श्रोडिंगर समीकरण से। तो श्रोडिंगर समीकरण मेरे पास क्या कहती है कि जो कुल ऊर्जा का संगत ऑपरेटर है वो जो कुल ऊर्जा के संगत ऑपरेटर लगा के हमने तरंग फलन पे लगाया तो ये काइनेटिक एनर्जी के संगत ऑपरेटर पे तरंग फलन प्लस पोटेंशियल एनर्जी के संगत ऑपरेटर पे तरंग फलन, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या देती है, टोटल एनर्जी। तो उसी को आधार मानते हुए श्रोडिंगर समीकरण से अगर हम देखें तो आइटा एच क्रॉस डेल साई डेल टी शुड बी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। ये है श्रोडिंगर का एक विमीय समीकरण। अब संयुग में इसका अगर मैं लेती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ डेल साई स्टार डेल टी चाहिए तो इसका मैं कॉन्जुगेट लेती हूँ। तो कॉन्जुगेट लेने पर मेरे पास श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बन जाती है कि माइनस आइटा एच क्रॉस डेल साई स्टार डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई स्टार डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई स्टार। तो यहाँ बात एक बात ध्यान रखें आप, जो काम मेरे पास क्लासिकल में कण की गति को समझाने के लिए न्यूटन की गति के समीकरण करते हैं वही काम यहाँ पर कण की गति को समझाने के लिए मेरे पास कौन सी समीकरण करती है, श्रोडिंगर समीकरण करती है। कहाँ पर, क्वांटम यांत्रिकी में। तो क्वांटम यांत्रिकी में जो श्रोडिंगर इक्वेशन काम करती है वही क्लासिकल में कौन करती है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स करती है। तो अब यहाँ से डी डेल डेल टी ऑफ साई का मान निकाल के मैं रख देती हूँ यहाँ पे पहले दूसरे समीकरण से, और तीसरे समीकरण से डेल साई स्टार डेल टी का मान मैं यहाँ रख देती हूँ समीकरण 1 में। तो मुझे क्या मिल जाता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का जो डिफरेंशियल है समय के साथ उसका मान क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स साई स्टार आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी अपॉन आइटा एच क्रॉस साई। क्योंकि इस पूरे समीकरण को डेल साई डेल टी निकालने के लिए मैंने पूरे समीकरण को किससे डिवाइड किया है, आइटा एच क्रॉस से डिवाइड किया है। तो ये आइटा स्क्वायर एच स्क्वायर था तो ये एक आइटा एच क्रॉस बच जाएगा, एक कट जाएगा, इसलिए ये मान मुझे मिल जाता है। सिमिलरली यहाँ पे डेल साई स्टार डेल टी निकालने के लिए मैं माइनस आइटा एच क्रॉस से इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करती हूँ। तो पहली टर्म मेरे पास क्या मिल जाएगी, माइनस आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m। ये डिवाइड करते समय हम देखते हैं कि जो माइनस साइन है उसको मैं किससे रिप्लेस कर देती हूँ, आइटा स्क्वायर से रिप्लेस कर देती हूँ। तब यहाँ पर मुझे सेकंड मान डेल साई स्टार डेल टी क्या मिल जाता है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m डेल टू साई स्टार डेल एक्स स्क्वायर माइनस वी साई स्टार अपॉन आइटा एच क्रॉस। अब हम इसको आगे और सॉल्व कर रहे हैं सिंपली मैथमेटिक्स यूज करते हुए।
तो मेरे पास पहली टर्म आ जाती है एक्स आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर माइनस आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई डेल टू साई स्टार डेल एक्स स्क्वायर dx। और दूसरी टर्म में मैंने यानी पहले टर्म में तो मैंने काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म्स को इकट्ठा किया है, दूसरे पे पोटेंशियल वाली एनर्जी वाले टर्म्स को इकट्ठा करती हूँ। तो दूसरी टर्म मेरे पास बन जाती है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स 1 अपॉन आइटा एच क्रॉस वी साई स्टार साई माइनस 1 अपॉन आइटा एच क्रॉस वी साई स्टार साई dx। अब ये दोनों चूंकि एक प्लस की टर्म है एक माइनस की है, दोनों सिमिलर हैं, एक जैसी हैं बिल्कुल, एक प्लस की एक माइनस की, इसलिए मान क्या दे देगी टर्म मुझे 0 मान दे देगी। ये मैंने इसको इम्प्लाई करके दर्शाया है। तो सिर्फ ये फर्स्ट टर्म मेरे पास बचती है और इस फर्स्ट टर्म को भी मैं आप किस रूप में दर्शा सकती हूँ कि माइनस आइटा प्लस अपॉन 2m कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स डेल डेल एक्स ऑफ साई स्टार डेल साई डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार डेल एक्स। आप इसको देख सकते हैं क्योंकि एक बार आप साई स्टार का करेंगे, दूसरी बार डेल साई डेल एक्स का करेंगे, यहाँ भी एक बार साई का करेंगे, दूसरी बार डेल साई स्टार डेल एक्स का करेंगे। तो डेल साई स्टार डेल एक्स डेल साई डेल एक्स दोनों में कॉमन आएगी, वो कट जाएगी, तो हमारे पास ये टर्म बच जाएगी। अब हम इसको दो वेरिएबल मानते हुए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ये फर्स्ट फंक्शन मान लिया मैंने, ये पूरा मान लिया मैंने सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे तो डिफरेंशियल साइन हट जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स इंटू साई स्टार डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार डेल एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब सेकंड टर्म में हम क्या करते हैं कि माइनस ये कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट क्या, तो dx, एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो dx, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो स्वाभाविक है डिफरेंशियल साइन हट रहा है। तो ये बच जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार डेल एक्स dx। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि इसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, और जब लिमिट x की माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है तो जो वेव फलन की प्रॉपर्टी है, तरंग फलन की जो प्रॉपर्टी है कि साई भी अनंत पे 0 हो जाता है और उसका डेरिवेटिव भी अनंत पे 0 हो जाता है, इसलिए फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, ये सेकंड टर्म, और इस सेकंड टर्म को मैं दो पार्ट्स में खोल लेती हूँ। तो बच जाएगा मेरे पास 1/2m माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार माइनस आइटा एच क्रॉस डेल साई डेल एक्स dx, और दूसरी टर्म बच जाएगी प्लस साई माइनस आइटा एच क्रॉस डेल साई डेल एक्स का होल का स्टार किया है यहाँ मैंने, यहाँ आप ध्यान रखें कि फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आप मान सकते हैं आ गई है। तो सेकंड टर्म में जो माइनस साइन है वो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया है, लेकिन इसको मैंने चूंकि माइनस इसलिए रखा है क्योंकि मैं इस पूरे का क्या ले रही हूँ, कॉन्जुगेट ले रही हूँ। तो इस कॉन्जुगेट को अगर मैं खोलूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, एक्चुअली प्लस का आइटा एच क्रॉस डेल साई स्टार डेल एक्स। तो एक्चुअली यहाँ अगर आप देखें तो माइनस माइनस प्लस होके आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m प्लस का साई डेल साई स्टार डेल एक्स है। तो साई तो एज इट इज बाहर है, तो प्लस आइटा एच क्रॉस डेल साई स्टार डेल एक्स को मैंने कन्वर्ट करके किस रूप में लिख दिया है कि माइनस आइटा एच क्रॉस डेल साई डेल एक्स का होल का कॉन्जुगेट का dx। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है मेरे पास है जो px का है कौन सा वैल्यू, प्रत्याशा मान, ये है px के प्रत्याशा मान का कॉन्जुगेट। तो मेरे पास मान क्या आ गए, 1/2m संवेग का प्रत्याशा मान और संवेग के प्रत्याशा मान का संयुग्मी मान। और चूंकि संवेग संकारक हर्मिशन संकारक है, पिछले हमने लेक्चर में देख लिया है, और हर्मिशन संकारक होने के कारण इसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो रियल होती हैं, इसलिए ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं लिख सकती हूँ कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x का जो डिफरेंशियल है समय के साथ वो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px अपॉन m, क्योंकि डबल होने से 2 यहाँ से कट गया है। तो यही मेरे को प्रूव करना था, और ये अगर आप देखें तो यही न्यूटन मैकेनिक्स में भी आपको प्राप्त होता है समीकरण। अब हम दूसरे समीकरण के लिए काम करते हैं, और दूसरा समीकरण क्या कहता है कि जो संवेग का प्रत्याशा मान है उसका डिफरेंशियल किसके बराबर होना चाहिए, बल के प्रत्याशा मान के बराबर हो जाना चाहिए या ग्रेडियंट v के प्रत्याशा मान के बराबर होना चाहिए। अब हमने यहाँ संवेग का प्रत्याशा मान दिखाया है कि साई स्टार माइनस आइटा एच क्रॉस डेल डेल एक्स ऑफ साई dx। अब हम इसको खोल रहे हैं, डेल साई डेल एक्स की फॉर्म में दिखा दिया इसको। अब हम इसको दो फंक्शंस में तोड़ रहे हैं, क्योंकि इसका हमें अब क्या करना है, हमें दो फंक्शंस में क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि अब हमें इसका डिफरेंशियल करना है। और जब मैं इसका डिफरेंशियल करती हूँ डेल डेल टी, तो एक बार साई स्टार का होगा और दूसरी बार किसका होगा, डेल साई डेल एक्स का डिफरेंशियल होगा समय के साथ। तो दो टर्म्स मेरे पास आ जाएंगी, तो हो जाएगा माइनस आइटा एच क्रॉस डेल साई स्टार डेल टी डेल
साई डेल एक्स, और दूसरी टर्म हो जाएगी साई स्टार डेल टू साई डेल एक्स डेल टी डी एक्स। अब मैं क्या लिख रही हूँ, श्रोडिंगर समीकरण। तो डेल साई स्टार डेल टी का मान श्रोडिंगर समीकरण का कॉन्जुगेट, जैसे कि मैंने पहले भी लिखा है, उसको लिख के यहाँ से रिप्लेस कर दूंगी। और डेल टू साई डेल एक्स डेल टी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेरे पास पांचवी समीकरण है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो मुझे क्या मिल जाता है कि माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई डेल एक्स क्यूब, और यहाँ जो वी साई है इसका 2 बार होगा, एक बार वी के साथ और एक बार साई के साथ, तो 3 टर्म्स मेरे पास टोटली आ जाती हैं। तो फर्स्ट टर्म हम देख चुके हैं, दूसरी टर्म आएगी साई डेल वी डेल एक्स प्लस वी डेल साई डेल एक्स। तो इस तरह से दोनों टर्म्स ये मुझे श्रोडिंगर इक्वेशन से मिल गई हैं, ये दो समीकरणों से। इसको हम रख देते हैं, और रख के जब हम इसको सॉल्व करते रखते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, माइनस आइटा एच क्रॉस को मैंने बाहर ले लिया है, तो यहाँ से मुझे मिल जाता है माइनस आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m डेल टू साई स्टार डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ हम ले रहे हैं आपके पास, मेरे को चाहिए ये वाली टर्म, तो यहाँ से मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ, डेल साई स्टार डेल टी का मान रख रही हूँ और माइनस आइटा एच क्रॉस से इस पूरी इक्वेशन को मैंने डिवाइड किया है। तो अब ये मान मुझे मिल जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा प्लस का आइटा स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2m, और आइटा एच क्रॉस से डिवाइड करेंगे माइनस के, तो समीकरण आ जाएगा माइनस आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m, क्योंकि ये माइनस आइटा एच क्रॉस ये बाहर आ रहा था, ये वही वाला है, और दूसरा समीकरण हमें यहाँ से मिला है आइटा एच क्रॉस। तो अब यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, माइनस आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m डेल टू साई स्टार डेल एक्स स्क्वायर माइनस आइटा अपॉन एच क्रॉस ये वी साई स्टार, और डेल साई डेल एक्स यहाँ था ही सही, तो डेल साई डेल एक्स डी एक्स। दूसरे में मुझे अब इसके लिए रिप्लेस करना है, तो साई स्टार एज इट इज़ है, माइनस आइटा एच क्रॉस एज इट इज़ है, तो माइनस आइटा एच क्रॉस बाहर है इंटीग्रेशन में, और इंटीग्रेशन क्या मिल रहा है मुझे, आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m, इस समीकरण से हम निकाल रहे हैं। तो माइनस आइटा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल टू साई डेल क्यूब साई डेल एक्स क्यूब, और यहाँ से वापस से आइटा एच क्रॉस से पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड किया, इसलिए ये मान आ रहे हैं। तो ये बन जाएगा, साई स्टार से गुणा हो ही रहा है, तो साई स्टार साई अपॉन आइटा एच क्रॉस डेल वी डेल एक्स प्लस 1 अपॉन आइटा एच क्रॉस साई स्टार वी डेल साई डेल एक्स डी एक्स। अब हम इसको खोल लेते हैं, और खोल के अगर जब हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास ये जो टर्म है साई स्टार वी डेल साई डेल एक्स वाली जो टर्म है वो मेरे पास सेम, एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए कट जाती है, तो 2 टर्म मेरे पास बचेंगी। तो मेरे पास टर्म्स क्या क्या बच जाती हैं आपके पास, कि माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर डेल साई डेल एक्स डी एक्स, एक टर्म तो यहाँ से आ गई। और दूसरी टर्म जो मेरे पास आती है वो क्या आ जाती है आपके पास, कि ये यहाँ से अगर हम लें तो साई स्टार डेल क्यूब साई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ जो मेरे पास मान आए हैं उसमें आपके पास 2 ही मान मेरे पास बचे हैं, बाकी मान क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो अब यहाँ से अब हम इसको चलें तो मेरे पास क्या मान आ जाएगा, कि आपके पास यहाँ अगर हम देखें, इसको दोबारा से हम देख लेते हैं, कि यहाँ पर ये जो मेरे पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज थी, उसमें से मेरे पास ये 2 वैल्यूज तो कट गई, और तो ये जो 2 वैल्यू हैं ये मैंने एक ही ब्रैकेट में रख दी हैं, और जो ये बची हुई वैल्यू है जो मेरे पास ये साई डेल एक्स वाली जो वैल्यू बची है, इसको मैंने इसको यहाँ रख दिया है, तो बच जाएगा साई स्टार डेल वी डेल एक्स। ये जो मान बच गया ये दोनों तो कट गए, क्योंकि अगर आप देखें तो साई स्टार यहाँ भी है, वी यहाँ भी है, डेल साई डेल एक्स यहाँ भी है, तो ये दोनों टर्म्स तो कट गई। अब कौन सी बची, 1 2 3 टर्म्स बची, तो ये 2 टर्म्स हमने यहाँ लिख ली हैं। और तीसरी टर्म मेरे पास ये इंटीग्रेशन मैंने अलग से लिखा है, कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ एच क्रॉस काट दिया है, साई स्टार डेल वी डेल एक्स साई डी एक्स। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं इस टर्म को, और इस टर्म को जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है आगे। तो अब हम इसको इंटीग्रेशन आगे और करके दिखा रहे हैं आपको, सिर्फ समाकलन में हम इंटीग्रेशन ही यहाँ कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन आप करते हैं जब क्या मिल जाएगा, तो ये जो फर्स्ट वाली टर्म है तो पुनः इसको हमने तोड़ा है डिफरेंशियल की टर्म्स में, और डिफरेंशियल की टर्म्स में जब हम इस फर्स्ट टर्म को तोड़ देते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, तो इसको हम डिफरेंशियल के टर्म्स में तोड़ते हैं, तो हम इसको किस रूप में लिखते हैं, कि माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल डेल एक्स ऑफ डेल साई स्टार डेल एक्स डेल साई डेल एक्स माइनस साई स्टार डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि पहले टर्म्स में मेरे पास जो 2 टर्म्स आ जाती हैं, कॉमन आ जाती हैं, क्योंकि पहली अगर आप देखो तो डेल साई स्टार डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर बनेगा,
यहाँ पर मेरे पास डेल साई डेल एक्स डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म कट के मेरे पास सिंपली दो टर्म्स बचती हैं। एक बचती है डेल साई, एक तो बन जाएगी डेल टू साई स्टार डेल एक्स स्क्वायर, दूसरी बचेगी डेल साई डेल एक्स, जो कि फर्स्ट टर्म यही है मेरे पास इसमें। और दूसरी टर्म लास्ट की जो मेरे पास बचेगी वो बन जाएगी साई स्टार डेल क्यूब साई डेल एक्स क्यूब, तो यही टर्म मेरे पास सेकेंड टर्म है। तो मैं इसको डिफरेंशियल के रूप में दिखा सकती हूँ। तो फर्स्ट टर्म को ही अभी मैं सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये डिफरेंशियल का इंटीग्रेशन है। तो डिफरेंशियल का इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो ये दोनों इन्वर्स फंक्शन होने से एक दूसरे पास कट के, तो सिर्फ क्या बच जाता है कि डेल साई स्टार डेल एक्स डेल साई डेल एक्स माइनस साई स्टार डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर का लिमिट मैंने लगा दी, क्योंकि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से कट गया तो ये अपने आप ही इसका सॉल्व होकर लिमिट लग गई। तो लिमिट लगते ही हम जानते हैं कि जब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की लिमिट लगती है तो आपके पास डेल साई और ये साई फंक्शन क्या होते हैं, शून्य हो जाते हैं, तो ये टर्म हट जाएगी। तो सिर्फ एक ही टर्म बचेगी जो सेकंड पद मेरे पास था, और वो टर्म क्या बचेगी आपके पास कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार डेल वी डेल एक्स साई डी एक्स। तो ये अगर मैं देखूँ तो ये किसका है कि डेल वी डेल एक्स का क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। तो इसका मतलब डेल पी एक्स डेल टी क्या हो गया, माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी का एक तरह से एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गई। और ये चूंकि बल होता है इसलिए संरक्षी बलों के लिए हम लिख सकते हैं कि डेल पी एक्स डेल टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ। और यही न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण है क्लासिकल में भी, कि जो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, वो किसके बराबर होती है, लगाए गए बल के बराबर होती है। तो यहाँ हमने सिर्फ क्या किया है क्वांटम मैकेनिक्स में कि जो संवेग था उसको संवेग के प्रत्याशा मान से रिप्लेस कर दिया, और जो बल है उसको बल के प्रत्याशा मान से रिप्लेस कर दिया। इसलिए एनफ्रेस थ्योरम आपकी क्या हो गई, प्रूव हो गई, क्योंकि इसके दोनों कथन हमारे पास सत्य हो गए हैं कि अगर हम किसी भी गतिशील राशि के जो न्यूटन मैकेनिक्स में हमारे पास गति का एक समीकरण है उसमें हम जो राशियां हैं उनको क्वांटम यांत्रिकी में अगर प्रत्याशा मानों से रिप्लेस कर दें तो भी हमारे पास वही समीकरण मिलते हैं जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में होते हैं। तो ये एनफ्रेस थ्योरम थी और ये हमारी प्रूव होती है। धन्यवाद।